आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स मतलब सर्कुलर मोशन का क्या कॉज है, ये भी हम लोग देखेंगे। क्या कॉज है सर्कुलर मोशन? अगर हम लोग बात करें एक बॉडी की जो इस तरह से एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि उसको एक एक्सीलरेशन चाहिए, कम से कम ये एक्सीलरेशन चाहिए, जिसका नाम हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वी विल से दिस एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये चाहिए कम से कम बॉल को या किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। तो ये एक्सेलरेशन कौन देगा? अब प्रश्न ये, डायनेमिक्स में ये क्वेश्चन है, हु विल प्रोवाइड दिस एक्सेलरेशन। अभी तक काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन था कि कितना एक्सेलरेशन होगा, अब क्वेश्चन है कि कौन देगा वो। तो हमको मालूम है कि कोई भी एक्सेलरेशन जब भी मिलता है हम लोग को किससे मिलता है? फोर्स से मिलता है। तो कोई ना कोई फोर्स ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और उस फोर्स का नाम हम लोग क्या कह देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने लगते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ जाता है। वो डाउट ये होता है कि क्या कोई एक नया टाइप का फोर्स पढ़ रहे हैं? जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़े, जैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पढ़े, हम लोग टेंशन फोर्स पढ़े, तो वो सब नए अलग अलग टाइप के फोर्स थे। लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हैं तो ये कोई एक नया टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो mg का कोई कंपोनेंट हो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी ऐसा फोर्स जो उस बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर देगा, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहला जाएगा। ये एक नया फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उस बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो उस पर लगने वाला सारा फोर्स दिखा दीजिए, उसके बाद अंत में एक और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगा दीजिए। नहीं, अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा देना है। सारा फोर्स जो उस पर लग रहा है बस वही दिखाना है, और उसका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी नाम का एक आदमी है, बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जिनका नाम नरेंद्र मोदी है ना, हर अलग अलग नाम का आदमी है, तो वो सब अलग अलग टाइप का फोर्स है। लेकिन इंडिया में प्रधानमंत्री नाम का कोई आदमी नहीं है ना, वो एक डेजिग्नेशन है। एक पर्टिकुलर टाइम में जो आदमी उस डेजिग्नेशन पे रहता है उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। तो किसी एक टाइम में जब नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उस समय के लिए उस नॉर्मल रिएक्शन को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया जाएगा। वो कोई नया फोर्स नहीं। टेंशन जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा तो उस टेंशन को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह देंगे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो एक नया फोर्स नहीं है, और एनी ऑफ द फोर्स व्हिच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है। इसके साथ साथ एक और टर्म होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें भी नेट फोर्स इक्वल्स टू लिखते हैं मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो दिमाग में आता है ये, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली mv स्क्वायर बाई आर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर आर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बट ये ऐसा है नहीं। ये नहीं कि जब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो उसमें सब फोर्स दिखाने के बाद एक फोर्स mv स्क्वायर बाई आर भी दिखा दिए,
वो नहीं, सारा फोर्स मिलके उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी वजह से उसमें जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो है v square by r, and hence the resultant of the all the forces will be centripetal force। समझ में आया? लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी अगर आप देखिएगा तो उस फोर्स का वैल्यू कितना आता है, वो भी आता है m v square by r और इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। और ये फोर्स बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं और दिखाते भी हैं। ये फोर्स ड्रॉ नहीं करते, ये एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर ये दिखाते नहीं अलग से। क्यों? ये कोई फोर्स अलग से लग नहीं रहा है उस बॉडी में, ठीक है? ये इन सारे फोर्सेस जो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का रिजल्टेंट की वजह से हमको मिल रहा है, लेकिन ये फोर्स लगता है। कई बार बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर। एक डाउट एक स्टूडेंट के मन में यह था कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर से दूर लगता है, और दोनों ही होता है mv स्क्वायर बाई आर और दोनों बैलेंस कर देता है। ये मन में था किसी के कॉन्सेप्ट में, ये घुसा हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, वो भी mv स्क्वायर बाई आर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सेंटर से दूर, वो भी mv स्क्वायर बाई आर है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको हटा दीजिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला तो हम आपको बता दिए कि भाई ये mv स्क्वायर बाई आर तो लगता ही नहीं, ये mv स्क्वायर बाई आर होता है, लगता नहीं। होता है कहां से आता है? इन सारे फोर्सेस की वजह से जो नेट रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल लिखते हैं, वो अलग से फोर्स लगने वाला नहीं। दूसरा, ये mv स्क्वायर बाई आर जो अवे फ्रॉम दिस लगाते हैं वो भी बहुत स्पेशल केसेस में लगता है, हर बार नहीं लगता है। ये जब लगता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ये एक स्यूडो फोर्स है। क्या है? स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स हम किसी भी बॉडी पे तभी लगाते हैं जब हम या ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तभी ऑब्जर्वर स्यूडो फोर्स लगाएगा अपने फ्री बॉडी डायग्राम में, नहीं तो नहीं लगाएगा। अगर हम ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रखे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पिक्चर में ही नहीं आएगा। ऑब्जर्वर को जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रख दिए, बॉडी के साथ सर्कुलर मोशन में भेज दिए, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों फोर्सेस रेयर हैं, लगते नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली अ स्यूडो फोर्स। कब लगता है, कैसे लगता है, उसको समझिए। देखिए, पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर हो गया हम लोगों को, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए कि हम बाहर से हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें हम दोनों फोर्सेस से सेपरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। मान लीजिए कि हम बाहर से देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस समय इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मान लेते हैं, है ना। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इस बॉडी का एक एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और केवल n लग रहा है, या मान लीजिए mg भी लग रहा होगा, ठीक है। और हम बाहर से देख रहे हैं, तो बाहर से देख रहे हैं तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? नेट फोर्स F नेट, नया इक्वेशन एकदम, जो फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग लिखते थे ना भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल वही करेंगे। F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अभी भी वही लिखेंगे। नेट फोर्स किधर होगा बताओ? एक्सीलरेशन जिधर है उधर नेट फोर्स होना चाहिए, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, n की mg? n ज्यादा, n ज्यादा होगा ना भाई, तभी तो नेट उधर आएगा। उधर 10 है इधर 5 है, तब ना उधर नेट फोर्स लगा। अगर उधर ही 4 है और इधर 6 है तो नेट फोर्स तो इधर हो जाएगा ना, और एक्सीलरेशन उधर है तो नेट फोर्स भी उधर ही होना चाहिए, तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए। n माइनस mg, जिधर एक्सीलरेशन है ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं फोर्स का, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो n माइनस mg इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r। ये एनालिसिस हुआ जब हम बाहर से देख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम में है। क्या हमने इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया? नहीं लगाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने का कोई सवाल ही नहीं। समझ में आया? क्या इसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया? ना,
यहां पे तो एन और mg का रिजल्टेंट मिलके, दोनों मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कोई अलग से फ्री बॉडी डायग्राम में mv²r ड्रॉ नहीं करेंगे, और यहां से एन mg जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। हम तो बस एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे आप इक्वेशन यूज करिएगा। तो ये तो तब इक्वेशन हुआ ना जब हम लोग बाहर से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ही इक्वेशन तब भी बनेगा ना जब हम लोग इसी पे बैठ जाए। सर्कुलर मोशन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब वही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बदल जाएगा। अब देखिए ये वाला सब चीज आपको अच्छे से आता है, इसको मिटा देंगे, ये सब में कुछ कहानी नया नहीं है ना, ये सब कुछ बता चुके हैं, बहुत आसान सब चीजें हैं। अब देखिए हम आपको सेम डायग्राम बनाते हैं और हम बताते हैं आपको, अगर हम इसी पे बैठ जाएं, अगर हम इसी पे बैठ जाएं, ठीक है, इस पे बैठ जाएं और इसके साथ सर्कल घूमने लगे, इधर है ना, इधर mg है, अब इसके साथ बैठ जाएंगे, सर्कल में घूम रहे हैं, तो भाई क्या ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है? हाँ, जिसपे बैठा हुआ वो एक्सेलरेटेड है, तो खुद भी एक्सेलरेटेड हो गया। ये एक्सेलरेटेड है कि नहीं? हाँ, सर्कल में घूम रहा है तो कम से कम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसके पास भी एक्सेलरेशन है। तो अगर वो इनर्शियल नहीं है, ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल है, तो क्या वो अपने फ्री बॉडी डायग्राम में शूडो फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है तो अपने फ्री बॉडी डायग्राम में शूडो फोर्स लगाएगा। शूडो फोर्स कितना लगता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। किधर लगता है? तो जिधर एक्सेलरेशन है ना उसके ऑपोजिट में लगता है, तो इसके ऑपोजिट में हमने लगा दिया मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और कम से कम अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी माना जाए तो कम से कम उस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, तो इसलिए मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर ली। अब सोचिए इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये बॉल या बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में? भाई तुम जिस पे बैठे हो वो तुम्हारे रेस्पेक्ट में पोजीशन बदलेगा, तो रेस्ट में रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो इसका एक्सीलरेशन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 0 है। तो वो कौन सा इक्वेशन यूज करेगा? वो यूज करेगा भाई साहब F net इक्वल्स टू 0। वो बोलेगा कि इस बॉडी पे लगने वाले जितने फोर्स है ना उसका सम 0 है, क्योंकि उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन वो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में वो शूडो फोर्स लगाएगा, वो एक फोर्स की तरह काम करेगा, तो ये एक फोर्स की तरह काम करता है। अब अगर नेट फोर्स 0 है ना तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, तो n माइनस mg माइनस mv²r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v²r पुट करेंगे इक्वल टू 0। क्या आपको सेम इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? इक्वेशन सेम है, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, अलग अलग जगह से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। एक बार बाहर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया, फ्री बॉडी डायग्राम भी अलग अलग है, इसमें F net equals to mass into acceleration है, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, बट इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? तो यहां पे जो ये हमने MAC लगाया ना, इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है? शूडो फोर्स है, झूठा फोर्स है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ये है कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अब देखिए हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी बाहर बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे और कभी उस बॉडी पे बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे, जैसा हम लोग को आसान लगेगा, क्योंकि हमने अभी अभी देख लिया है कि दोनों से रिजल्ट सेम मिलता है अगर हम लोग सही सही उसको अप्लाई करें, है ना? गलत अप्लाई कर दीजिएगा तब तो किसी से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक है मास 1 kg का, दूसरा मास है 2 kg का, इसका लेंथ है 1 मीटर, इसका लेंथ है 1 मीटर, और इसको रोटेट कराया जा रहा है 4 रेडियन
4 नहीं 2 ले लेते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग को बताना है कि इसमें टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि ये ओमेगा दिया हुआ है, हमको दोनों में टेंशन बताना है, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो सबसे एंड में है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। 2 kg है, इधर लग गया T2। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा सिस्टम रखा हुआ है ना, उसके mg के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। mg के बारे में क्यों नहीं चिंता करना है, क्योंकि ये ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसे टेबल पे रखा हुआ है और टेबल पे दोनों ब्लॉक रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ आप टॉप व्यू देखिएगा तो ऐसा एक सर्कुलर टेबल है और उस टेबल पे ऐसे दो ब्लॉक इसके अबाउट टेबल पे अड़ के ऐसे घूम रहा है। टॉप व्यू ऐसे दिख रहा है। तो आपका जो mg होगा ना 20 kg का, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। अगर ये ऐसे टेबल पे नहीं रखा होगा ना, तो कभी भी ये दो ब्लॉक को आप ऐसे नहीं रख सकते, वो हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे नीचे झुक जाएगा mg की वजह से, है ना। तो एकदम हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, जब भी दिशा दिया हुआ है तो अज्यूम करेंगे कि हम लोग टेबल पे रखते हैं। मतलब ये 2 kg का 20 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस होगा, इसके बारे में चिंता ही नहीं करना। तो इसका जो T2 होगा वो 2 इंटू एम ओमेगा, सॉरी T2 जो होगा वो m ओमेगा स्क्वायर r होगा, होगा कि नहीं, फॉर्मूला की वजह से देखे तो 2 मास हो गया, ओमेगा का वैल्यू भी 2 दिया हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितना हो गया इसका, यहां से यहां तक का लेंथ रेडियस होगा, उसी रेडियस में वो घूम रहा है, वो भी 2 आ गया। अरे गजब हो गया भाई, 4 4 16 16 हो गया, 16 न्यूटन ये आ गया। ये हो गया 2 kg का। अब अगर 1 kg की बात करी जाए, 1 kg की, तो 1 kg पे क्या होगा, इधर टेंशन T1 और इधर T2, वो भी तो है ना भाई ये रस्सी, इसीलिए पहले 1 kg का नहीं बना है, क्योंकि 1 kg के लिए T1 T2 दोनों चाहिए। तो एक बार जब T2 निकल गया तो उसमें आप पुट कर सकते हैं। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, इधर है एक्सीलरेशन तो इधर होना चाहिए नेट फोर्स, तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, सो T1 इक्वल्स टू 4 प्लस T2 यानी T2 इक्वल्स टू 16 न्यूटन एंड हेंस इट कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। आया समझ में? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए तो आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मान लीजिए कि ये ब्लॉक है ना, अभी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है ना, ये मासलेस है, रोप है, मान लीजिए 5 kg का है और इधर जा रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस लेंथ इज 2 मीटर। ठीक, वी हैव टू फाइंड कि इसमें टेंशन कितना हो। ठीक, तो टेंशन कितना होगा, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, इसके mg के बारे में आपको चिंता करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 5 kg नीचे हो गया 50 न्यूटन, ये हो गया टेंशन T, और नेट एक्सीलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ, तो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन हो गया, तो क्या लिखेंगे, T माइनस 50 must be equal to 5 into centripetal acceleration, so 5 into centripetal acceleration, so T minus 50 equals to 5 into centripetal acceleration is v square by r, यानी 10 square by r यानी 2। यहां पे ओमेगा नहीं दिया हुआ, v दिया, तो v square by r यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो T equals to 50 plus 5 into 50 250, तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सपोज कि ये अभी 37 डिग्री एंगल बना रहा है और ये लेंथ 2 मीटर है, ये 5 kg है और इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इस पे अब हमको टेंशन निकालना है ना। सेम डेटा लिए है बट इस बार वर्टिकल नहीं होके वो 37 डिग्री एंगल पे, तो अकॉर्डिंगली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। अच्छा, इसमें टेंशन भी बताना है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। मतलब और डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन बताना है, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, तो मिटाते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं, अगर वो 37 डिग्री एंगल पे है, cos 37 sin 37 याद होना चाहिए। cos 37 is 4/5, sin 37 is 3/5। ये 5 kg है, नीचे आया 50 न्यूटन। तो ये 37 डिग्री है, ये दिस इज ऑल्सो 37। इधर आ जाएगा cos 37, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 न्यूटन। और इधर आएगा 50 इंटू 3/5 करेंगे 30 न्यूटन आएगा। और ये आ जाएगा टेंशन। और अच्छा, ओमेगा भी दिया हुआ वी दिया हुआ, तो ओमेगा ही दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो इधर ही है ना, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर है, क्योंकि इधर भी नेट फोर्स आ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। और कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना आसान है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो 30 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। तो 80 जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने, क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाय r एंड दैट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर यानी 100 अपॉन r इज हाउ मच 2 यानी 50। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग इक्वेशन यूज करें तो एक्सीलरेशन वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, यानी t माइनस 40 इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट 50 और मास 5 है, तो 250 प्लस 40 यानी टेंशन जो आ जाता है वो आ जाता है 290 न्यूटन। So I hope it is clear to everyone. Okay, so now we move to the next question. अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन का, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, AC इधर है, AT इधर है, तो रिजल्टेंट उसके बीच में कहीं कहीं होगा, है ना। AC की तरफ झुका होगा क्योंकि AC का मैग्नीट्यूड बड़ा है, दैट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं उसमें वर्टिकल मोशन ही हो रहा है, इट इज आल्सो गोइंग अंडरगोइंग वर्टिकल मोशन। सपोज दिस इज 53 डिग्री एंगल and this length is 1 meter, सेम ले लें 2 मीटर ही लेते हैं, 2 मीटर। वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, ज्यादा है वेलोसिटी, 10 बहुत ज्यादा है, 2 नहीं 4 ले लो, 4 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गया। और मास कितना ले लें, कोई 5 kg ले लो, ठीक है, मास इज 5 kg। So we have to find tangential acceleration, centripetal acceleration, टेंशन और नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे लगा 50 न्यूटन,
if this angle is 53 तो this angle is also 53, cos 53 इधर आ जाएगा, है ना, टेंशन के ही डायरेक्शन में, टेंशन भी इधर ही आएगा, टेंशन भी इधर आ गया, और 50 into cos 53, cos 53 is 3/5, so this will be 30 Newton this direction, and यहां पे जो होगा वो sin 53 होगा which is 4/5, तो 50 into 4/5 is 40 Newton, 50 into 4/5 is 40 Newton। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लें, so AT comes out to be equal to 40/5 which is 8 meter per second square। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें, AC is v square upon r, v is nothing but 4 square, तो मतलब v है 4 है तो 4 plus square यानी 16 upon r2 है, so it comes out to be 8 meter per second square again, दोनों ही 8 meter per second square है। So can we find tension from here? Yes. What is tension? इस फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करते हैं, T plus 30 equals to mv square by r, दोनों मिलके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो T plus 30 equals to m कितना है 5, v square by r यानी 8, तो T comes out to be 40 minus 30 यानी 10 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का। ओके, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है? एक पेंडुलम ले लिया, उसको ऐसे घुमाया तो वो कोन में घूमता है, ऐसे घुमाया तो वो कोन में घूमता है, वो कोनिकल पेंडुलम कहलाता है। कोई भी चीज ले लो, है ना, इसके साथ कोई भी एक चीज को बांध देते हैं, एक यूएसबी केबल है खराब सा, उसके साथ इसको बांध दिया, मतलब ये बेसिकली पेंडुलम है ना, और इस पेंडुलम को ये तो नॉर्मल पेंडुलम हो गया, ठीक है ना। कोनिकल पेंडुलम ऐसा हो, ये कोन में घूम रहा है, ये कोनिकल पेंडुलम, इसका भी एक अपना टाइम पीरियड होगा, ये भी ऑसिलेशन टाइप का कर रहा है, एग्जैक्ट ऑसिलेशन नहीं, सर्कुलर मोशन कर रहा है बेसिकली, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है कि नहीं। इस तरह के पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम। इसका टेंशन निकालना है, इसका टेंशन निकालना है, यहां ये टेंशन था। तो सपोज कि दिस लेंथ इज L एंड द एंगल सेमी, क्या कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज थीटा, एंड इफ इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, आप चाहे तो लीनियर वेलोसिटी v ले सकते हैं, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, जो मने वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, टेंशन कितना होगा, है ना। तो एक बार कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके कोशिश करिए। ये m है नीचे mg, इधर टेंशन T, और ये एंगल थीटा है ना, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेगा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इधर जो आएगा वो आएगा T cos थीटा,
और इधर जो आएगा वो आएगा टी साइन थीटा, है ना। हमेशा हमेशा फोर्स को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। तो एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना सेंटर की तरफ, ये है सर्कल हमारा, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने फोर्स को ब्रेक कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा, यहां से टेंशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, तो टेंशन कितना हो गया mg बाई कॉस थीटा, तो ये होगी। दूसरा, अब हमको थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन लाना है, थीटा टैन थीटा को लिखना है, टैन थीटा कितना होगा, तो टी साइन थीटा कितना होगा, टी साइन थीटा होगा v स्क्वायर बाई आर, और ये आर कितना है, आर तो दिया हुआ नहीं, एल साइन थीटा आर, रेडियस जो है सर्कल का वो एल साइन थीटा। अब देखिए एल का इधर कंपोनेंट एल cos थीटा होगा, तो हाइट विल बी एल cos थीटा एंड रेडियस विल बी एल साइन थीटा, तो यहां पे एल साइन थीटा रख सकते हैं, है ना। तो टी, अच्छा एक चीज और बढ़िया एक्सप्रेशन अगर डिराइव करना हो तो आप यहां से ये कर सकते हैं कि दोनों को डिवाइड कर दें और tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई जी आर, ये आ जाएगा, ये tan थीटा का एक एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। अगर r का वैल्यू एल साइन थीटा पुट करिएगा तो और कुछ नई नई चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हम लोग का एनालिसिस मेथड है ना, पुट करें, अगर वापस इसमें पुट करते हैं तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा होगा, तो टेंशन का यहां से जो वैल्यू निकल के आ जाता है वी स्क्वायर बाई एल साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस निकाले जा सकते हैं, बट मेनली हम लोग इसी तरह से इसका एनालिसिस करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। इसमें एक करेक्शन है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, है ना, यहाँ एम छूट गया, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना तो एम एम कट जाता है और इसलिए वी स्क्वायर बाई जी आर आ जाता है ना। अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे भी जो टी साइन थीटा इक्वल्स टू लिखे हैं उसमें भी एम लिख लेंगे और यहाँ भी एम लिख लेंगे, तो ये एम वी स्क्वायर बाई एल साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना, एम यहाँ पे छूट गया, तो उसका ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। सपोज कि ये एक स्केल है और इस स्केल पे हमने एक ब्लॉक रख दिया ऑफ मास m, और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा। इस स्केल और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शनल का कोफिशिएंट है वो म्यू है, ये दिया हुआ है। सो फाइंड मैक्सिमम ओमेगा फॉर विच m rotates with the scale। m जो है, जो ब्लॉक है, वो स्केल के साथ रोटेट करे, उसके लिए क्या वो कांस्टेंट ओमेगा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा, और ऐसा होगा तो क्यों होगा। अगर आप इमेजिन करें कि ये स्केल और ये ब्लॉक कंप्लीटली स्मूथ है, तो जैसे ही स्केल रोटेट करेगा ब्लॉक वहीं रह जाएगा और गिर जाएगा। तो बेसिकली ये फ्रिक्शन की वजह से ही तो स्केल के साथ जा रहा है ना। आप इसको चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, है ना। स्केल पे एक ब्लॉक रख देते हैं, तो ये
स्केल, ये तो पहले ही गिर गया, छोटा वाला ब्लॉक लो ना, ये इस तरह का जो इस पर टिक जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने रख लिया, ऑब्वियसली ये स्केल इतना हार्ड होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली रख सके। अब इसके बाद जब हम रोटेट करेंगे, बहुत धीरे धीरे रोटेट करेंगे, तो ये आराम से रोटेट होगा। और अगर हमने इसको तेजी से रोटेट कर दिया तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इसके सर्कुलर मोशन को फ्रिक्शन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसका आइडिया हम लोग को इसके फ्री बॉडी डायग्राम से लगेगा। एम है, नीचे लगा तो एम जी, ऊपर लगा तो एन, भाई दो ही फोर्स तो है। और इसको घूमना है सर्कल में, ये चाहता है कि ये सर्कल में घूमे, तो इसको चाहिए एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। और वो चाहिए इस लाइन के अलोंग। ना तो नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आ सकता है, ना ही एमजी का कंपोनेंट आ सकता है। तो इधर आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही लगाएगा वो फोर्स जो जरूरी है इसके सर्कल में घूमने के लिए। तो यहां पे जो ये फ्रिक्शन है वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, और इसी फ्रिक्शन को यहां पे नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F इक्वल्स टू एम ए सी, ये लेंथ भी जरूरी होगा ना स्केल का, एल मान लो। तो F इक्वल्स टू एम ए सी की जगह लिखिए ओमेगा स्क्वायर एल। अब देखना भाई, अगर आप ओमेगा बढ़ाइएगा, मास फिक्स है, एल फिक्स है, तो क्या बढ़ना चाहिए? फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। अब ओमेगा बढ़ाइएगा तो वैसे ही फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका होगा, उसके बाद आप ओमेगा को बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब ये F जो है, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो स्लिपिंग ना हो, इसके लिए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन तक पहुंच भी गया तब तक चलेगा काम, उसके बाद नहीं चलेगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर l शुड बी लेस देन इक्वल टू Fs मैक्सिमम, यानी म्यू इनटू n। n जो है वहां mg है, m से m कैंसिल हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू g बाई l। ये सॉल्व। तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर या तो इतना हो या इससे छोटा हो। तो मैक्सिमम कितना हो? इतना हो। तो ओमेगा मैक्सिमम जो होगा, ओमेगा मैक्स comes out to be root over mu g upon L। आया समझ में? Is it clear? चलिए कॉपी करिए। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन रोड पे करके देखते हैं। ये तो स्केल पे था, ओमेगा के साथ था, अब रोड पे करके देखते हैं। अगर इस रोड पे एक सर्कुलर ट्रैक हो और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r हो, उस पे एक कार जा रहा हो जिसका मास m है, उड़ नहीं रहा है भाई, जा रहा है, ये टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से शक्तिमान जैसे दिखता है वैसे देख रहे हैं। तो ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है और इधर आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ac। तो अब अगर आदमी की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उतर के, शक्तिमान की तरह ऊपर नहीं नीचे उतर के ऐसे सामने से देखिएगा तो आपको कार ऐसे दिखेगा, उधर जा रहा है v वेलोसिटी से। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाइएगा तो नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर अगेन नॉर्मल लग रहा होगा। अगेन इसको सर्कुलर मोशन करना है और इधर के सेंटर पे करना है, तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए। और वो प्रोवाइड कौन करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इधर आएगा फ्रिक्शन। अब यहां पे जो फ्रिक्शन देगा, v वेलोसिटी से जा रहा है तो फ्रिक्शन देगा mv स्क्वायर बाई r, है ना। और होने के लिए अगर स्लिप नहीं करे वो चाहिए, तो कितना मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए वो निकालना है। तो उसके लिए f जो है वो fs मैक्सिमम से क्या होना चाहिए? छोटा। तो कुछ ना कुछ तो म्यू का वैल्यू होगा ना, तो मान लेते म्यू दिया होगा, सॉरी ये कुछ तो म्यू का वैल्यू होगा। तो f यानी mv स्क्वायर बाई r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू fs मैक्सिमम यानी म्यू इनटू n, n इज mg।
m से m कट गया। सो v स्क्वायर जो है वो आता है रूट लेस देन इक्वल टू म्यू जी इंटू आर। अब बताइए v का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? वो ये इक्वेशन कह रहा है v का वैल्यू म्यू जी आर के बराबर या उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कब होगा? जब म्यू जी आर के बराबर होगा। तो v मैक्स जो आया दैट कम्स आउट टू बी रूट ओवर म्यू जी इंटू आर। इतना मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगा तो ठीक है, उसके बाद चलेगा, है ना? चलिए यहां तक लिख लीजिए, बाकी अगली क्लास में